Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन टेबल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो आज के लेक्चर के लिए कंटेंट्स है डिसीजन टेबल, एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन टेबल, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिसीजन टेबल के साथ। तो डिसीजन टेबल आखिर होता क्या है? तो डिसीजन टेबल्स आर ए कंसाइज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक फॉर स्पेसिफाइंग which action to perform depending on given condition। दैट इज डिसीजन टेबल जो है वो किसी भी प्रोग्राम लॉजिक का एल्गोरिथमिक फॉर्म में एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कुछ कंडीशंस को मेंशन करते हैं और उन कंडीशन के बेस पे पॉसिबल एक्शन क्या होना चाहिए उसको मेंशन करते हैं। सो डिसीजन टेबल की सहायता से हम प्रोग्राम लॉजिक को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिसीजन टेबल के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द कंडीशन और उसके लिए जो एप्रोप्रिएट एक्शंस हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। डिसीजन टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक सीरीज ऑफ इफ देन एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट की जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इफ एल्स का यूज हम किसी कंडीशन को बताने के लिए करते हैं और उस कंडीशन के बेस पे हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए हम इफ और एल्स का यूज करते हैं। तो डिसीजन टेबल जो है वो फ्लो चार्ट के जैसा ही होता है। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम लॉजिक का, और जबकि डिसीजन टेबल जो है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पे हम एक डिसीजन टेबल के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि डिसीजन टेबल का एक जनरल फॉर्मेट कैसा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रिंटर ट्रबल शूटर का एक डिसीजन टेबल दिया हुआ है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल के अंदर चार टाइप की एंट्रीज होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट इज कंडीशन एंट्री, क्योंकि कंडीशन एंट्री यहाँ पे हम लोग कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि प्रिंटर प्रिंट कर रहा है या नहीं एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन एक रेड लाइट फ्लैश हो रही है। तीसरी कंडीशन प्रिंटर इज रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर ने प्रिंटर को रिकॉग्नाइज कर लिया है। सेकंड एंट्री जो है वो है एक्शन एंट्री, यानी उस कंडीशन के बेस पे हमें पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे चेक द पावर केबल एक एक्शन हो सकता है, चेक द प्रिंटर कंप्यूटर केबल वो एक एक्शन हो सकता है, एंश्योर प्रिंटर सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड वो एक एक्शन हो सकता है, चेक और रिप्लेस द इंक ये एक एक्शन हो सकता है, चेक फॉर पेपर जाम ये पॉसिबल एक्शंस है। फिर तीसरा है कंडीशन स्टब। सो कंडीशन स्टब इट लिस्ट ऑल द कंडीशन टू बी टेस्टेड फॉर फैक्टर्स नेसेसरी फॉर टेकिंग ए डिसीजन, यानी किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो सारे फैक्टर जिनको टेस्ट करना जरूरी है वो सब कंडीशन स्टब में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले एंट्री को देखते हैं। तो प्रिंटर प्रिंट्स नो, ए रेड लाइट इज फ्लैशिंग यस, ए प्रिंटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर नो। तो ये सब जो है कंडीशन स्टब है, यानी प्रिंटर प्रिंट्स नो, रेड लाइट इज फ्लैशिंग यस एंड प्रिंटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर नो, ये सब कंडीशन स्टब्स हैं। और इन कंडीशन स्टब के कॉम्बिनेशन से हमें क्या एक्शन लेना है वो सब एक्शन जो है हम एक्शन स्टब में मेंशन करते हैं। तो एक्शन स्टब जो है वो लिस्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स है, जो लिस्ट ऑफ ऑल एक्शंस है जो कि उन कंडीशन के बेस पे लिए जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम के एंट्री में देख सकते हैं, अगर प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है, एक रेड लाइट फ्लैश हो रही है और प्रिंटर जो है वो प्रिंटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर इज नो, दैट इज प्रिंटर को कंप्यूटर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उसके पॉसिबल एक्शन हमें जो लेने होंगे वो ये होगा कि सबसे पहले हमें
प्रिंटर कंप्यूटर केबल को चेक करना होगा कि वो अच्छे से कनेक्टेड है या नहीं। हमें ये चेक करना होगा कि कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं। और तीसरा हमें ये चेक करना होगा कि जो कंप्यूटर की कार्ट्रिज है उसमें प्रॉपर इंक है या नहीं। सो इस टाइप से हम लोग जो ये एक्शंस इन कंडीशन के बेस पे ले सकते हैं। सो उसके बाद में उसके बाद में एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है यस यस यस, यानी प्रिंटर प्रिंट भी कर रहा है, एक रेड लाइट भी फ्लैश हो रही है और प्रिंटर जो है कंप्यूटर द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो इस केस में हमें क्या चेक करना हो, इस केस में पॉसिबल एक्शन ये हो सकता है कि हो सकता है प्रिंटर की कार्ट्रिज में जो इंक है वो कम हो गई हो, तो हमें इंक के लिए चेक करना होगा। सो दिस इज द पॉसिबल एक्शन। सो एक डिसीजन टेबल के अंदर almost all the conditions are included and on based on these condition almost all the actions are mentioned. So यहाँ पे जैसे कि 3 कंडीशन दी हुई है तो 3 कंडीशन के लिए पॉसिबल कॉलम एंट्रीज 8 होंगी, यानी 2 to the power 3, यानी 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे 4 कंडीशन होती तो यहाँ पे टोटल 16 कॉलम होते। तो यहाँ इसी टाइप से यहाँ पे एक्शन जो है वो 5 एक्शंस है, तो 5 एक्शंस है और इसके अलावा तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें टोटल यहाँ पे टेबल में एंट्रीज कितनी होने वाली है। तो उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन टेबल। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिसीजन टेबल को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी है और डिसीजन टेबल को हम इजीली एडिट भी कर सकते हैं जो हम फ्लो चार्ट में नहीं कर सकते। डिसीजन टेबल की साइज जो आपकी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, डिसीजन टेबल की साइज एक्सट्रीमली उसी केस में इंक्रीज होगी अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस एंड नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। सो अदरवाइज डिसीजन टेबल की साइज जो है वो एक रीजनेबली स्मॉल होती है। डिसीजन टेबल के अंदर जो भी ऑल कंडीशन एक्शन जो भी मेंशन होते हैं वो प्रोग्रामर को यह सोचने पे मजबूर करती है कि प्रॉब्लम को और बेटर वे में कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके अलावा डिसीजन टेबल की सहायता से हम एक वैल्यूएबल कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी डिसीजन टेबल की सहायता से हम प्रोग्राम के लॉजिक को इजीली किसी दूसरे को समझा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है? प्रोग्रामिंग टेक्निक किसी भी कॉम्प्लेक्स रियल टाइम प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए तथा उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक अप्रोच है जिसे हम प्रोग्रामिंग टेक्निक कह सकते हैं। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करना तथा प्लानिंग करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने की जो कंप्लीट अप्रोच है उसे हम प्रोग्रामिंग टेक्निक कह सकते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स रियल टाइम प्रॉब्लम्स में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया जा सकता है, कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जैसा कि पेरोल प्रोसेसिंग या फिर एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को प्रोसेस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या फिर किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो उनके सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे उसे हम प्रोग्रामिंग टेक्निक या प्रोग्रामिंग अप्रोच कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स या प्रोग्रामिंग अप्रोच के एग्जांपल्स हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, दूसरा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तीसरा है टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, चौथा है बॉटम अप प्रोग्रामिंग, पांचवा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, छठा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड सातवां है लॉजिकल प्रोग्रामिंग। इनमें से हम लोग यहाँ पे मेनली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग एंड बॉटम अप प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की। जैसा कि इसके नाम में ही
सजेस्टेड है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो ये बताती है कि प्रोग्राम का एक सिंगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी हम जो भी प्रोग्राम डेवलप करेंगे दैट प्रोग्राम शुड बी मेड ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर। फिर जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो मेनली गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू आउटसाइड द लूप्स, और किसी भी सब रूटीन या प्रोसीजर के लिए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के को रिड्यूस करती है। यानी जब भी हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में गो टू का मिनिमम यूज होता है, उसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का मिनिमम यूज होता है, और किसी भी प्रोसीजर यानी जो हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, या फिर सब रूटीन यानी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी आपका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में हमें एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट करना है, और टैक्स डिडक्ट करने के लिए इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स फंक्शन अपने आप में एक सब रूटीन हो सकता है। तो किसी भी सब रूटीन के लिए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ इन सब स्टेटमेंट को हमें किसी भी प्रोग्राम को बनाते वक्त मिनिमम यूज करना है। सो अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन यानी वन इंस्ट्रक्शन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होगा, और इसमें आपके जो भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, जावा। इनमें से सी लैंग्वेज को हम इस सिलेबस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। So these are the some elements of structured programming: control structure, subroutines, blocks। जैसा कि हम लोग फ्लो चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं: सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और लूप। सीक्वेंस स्ट्रक्चर ये बताता है कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो है वो वन आफ्टर अनदर एक सीरियल वे में चलता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये बताता है कि जिसमें हमें किसी कंडीशन के बेस पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है और दूसरे पार्ट को स्किप करना है। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो पार्ट 1, कंडीशन फॉल्स है तो पार्ट 2। इस टाइप से हम किसी सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। इटरेशन और लूप स्ट्रक्चर ये बताता है कि हमें अगर किसी प्रोसेस या किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम इटरेशन और लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। चौथा है यहाँ पे रिकर्जन। रिकर्जन जो है वो ये कहता है, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने किसी प्रोग्राम के अंदर अगर सब रूटीन बनाया है और वो सब रूटीन या फंक्शन बनाया है और वो सब रूटीन खुद को ही कॉल कर रहा है, यानी सब रूटीन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो उस प्रोसीजर को रिकर्जन कहते हैं। तो ये सब जो है पॉसिबल कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर इनको हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। फिर बात आती है सब रूटीन की। तो सब रूटीन क्या है? सब रूटीन अपने आप में एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी एम्प्लॉय के इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम एक सब रूटीन बना सकते हैं इनकम टैक्स, और उस सब रूटीन में अगर हम एम्प्लॉय की सैलरी को एज ए इनपुट दें तो उसकी सहायता से हम एम्प्लॉय के उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब रूटीन को हम एक बार सब रूटीन बनाने के बाद में उसको कितनी भी बार किसी भी प्लेस पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ब्लॉक्स की। सो किसी भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ब्लॉक्स का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्लॉक की सहायता से हम लोग स्टेटमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, यानी हमें अगर कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एक जगह लिखना हो तो हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। जैसा कि सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग ब्रेस यानी
मंजिला ब्रैकेट और उस ब्लॉक को क्लोज करने के लिए, एंड करने के लिए क्लोजिंग ब्रेस यानी क्लोजिंग मंजिला ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो इन दोनों ब्रेसेस के बीच में जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट होंगे या जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सब अपने आप में एक ब्लॉक होगा। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर ब्लॉक्स का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो कोड जो है वो आपका या इंस्ट्रक्शन है वन आफ्टर अनदर सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो सेकंड, इट इज यूजर फ्रेंडली। थर्ड, इट इज इजियर टू मेंटेन, यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कोड को मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि कोड एक स्ट्रक्चर वे में लिखा होता है और कोड को हमें अगर कहीं पे भी एडिट करना हो तो हम लोग इजीली एडिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोड के अंदर गो टू स्टेटमेंट्स, मोर देन वन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू को मिनिमाइज किया होता है। चौथा, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है rather देन बीइंग मशीन बेस्ड। पांचवा, डेवलपमेंट इज इजियर एज इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट्स एंड टाइम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की सहायता से हम प्रोग्राम डेवलपमेंट टाइम है और एफर्ट्स है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। हमें विद मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स के साथ हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। इजियर टू डिबग, यानी प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है। एंड लास्ट, मशीन इंडिपेंडेंट, यानी जब भी हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं तो हम उसके सहायता से मशीन इंडिपेंडेंट कोड को इजीली राइट कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज डिसीजन टेबल, what is programming technique, what are the different types of programming techniques, what is structured programming, what are the elements of structured programming and advantages of structured programming। and next lecture में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, बॉटम अप प्रोग्रामिंग एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोग्रामिंग। थैंक यू।